हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद मोटिवेशन। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से मैं आपके बीच उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में अपन ने बात कर ली थी 21 नंबर प्रश्न तक बात कर ली थी। दोस्तों, अब 22 नंबर प्रश्न से अपन शुरुआत करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, अब देखो 22 नंबर प्रश्न अपना है। एक शिक्षक द्वारा पूछे जाने पर एक बालक संख्या की परिभाषा दे पा रहा है। ब्लूम के अनुसार वह किस स्तर की पूर्ति कर रहा है। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश करें। देखिए, एक शिक्षक द्वारा पूछे जाने पर एक बालक संज्ञा की परिभाषा दे पा रहा है, मतलब परिभाषा दे पा रहा है। तो वह मतलब कि जो ये ब्लूम साहब ने जो बताए थे, उद्देश्य बताए थे ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, उनमें से जो संज्ञानात्मक स्तर है, उन संज्ञानात्मक स्तर में किस उद्देश्य की पूर्ति, किस स्तर की पूर्ति कर रहा है, ये देखो एक बार। तो दोस्तों, एक ज्ञान की पूर्ति कर रहा है, क्योंकि देखो जानना, पहचानना, परिभाषा देना, प्रत्यास्मरण करना, ये सारी क्रियाएं हैं ना जो ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, तो उसके ज्ञानात्मक जो उद्देश्य के अंदर ये ज्ञान स्तर है। ठीक है, तो इसकी पूर्ति कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 23 देखो। कौन सा क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है। देखो, ये पिछली रीट में आया हुआ प्रश्न है। हालांकि इस पर जो बोर्ड ने अपनी प्रतिक्रिया दी वो इसमें बोनस अंक दिया था। ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर वैसे माना जाएगा वो माना जाएगा क्रियात्मक। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये 1952 की जो वो थी ना, इनकी ब्लूम की टेक्सोनोमी थी 1952 वाली, जो अब तो संशोधन होकर 2001 में संशोधन होकर दोबारा से आई है। ठीक है, तो उसमें मनोप्रेरणा शब्द दे रखा है, लेकिन इन्होंने गलती ये कर दी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में है ना, थोड़ा सा इनका दोनों का ये एक ही चीज़ दे रखी थी, वो साइकोमोटर। ठीक है, जबकि क्रियात्मक का कॉनेक्टिव होता है। इस वजह से जो उन्होंने ये है कि इस का उत्तर मतलब कि बोनस माना। ठीक है, अब देखो, तो इसलिए इसका आंसर वैसे तो क्या हो जाता, क्रियात्मक, लेकिन इन्होंने अब बोनस माना है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 24 देखो। एक शिक्षक अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है। देखिए, उसी प्रकार का प्रश्न है जो पिछला प्रश्न था। तो देखिए, अब ये छात्र क्या कर रहा है, शिक्षक के निर्देश के द्वारा मतलब कि अपने जो ज्ञान है उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए, अपनी समझ का प्रयोग करते हुए जो प्रदूषण है उस प्रदूषण के टॉपिक पर मतलब कि अपने विचार लिख रहा है। ठीक है, तो अपने ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, ठीक, अपनी समझ का प्रयोग कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि संप्रयोग या अनुप्रयोग बात एक ही है। ठीक, अपने ज्ञान का, अपनी नॉलेज का प्रयोग कर रहा है वो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 25 देखो। प्रश्न नंबर 25 में देखो, शिक्षण में इकाई संप्रत्यय किसकी देन है। प्रश्न नंबर 25 देखो एक बार, शिक्षण में इकाई संप्रत्यय किसकी देन है। अब इकाई संप्रत्यय देखो, मॉरिसन, एस सी मॉरिसन ने दिया था इकाई संप्रत्यय। ठीक है, और कब दिया, 1926 के अंदर दिया था, 1926 में आया था इनका ये संप्रत्यय। ठीक है, तो इकाई संप्रत्यय किसकी देन होगी, मॉरिसन की देन होगी। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 25, एक सेकंड रुको, 25 हो गया, 26 देखो। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं। देखिए एक बार, उसे क्या कहेंगे, पूर्व ज्ञान कहेंगे, उद्देश्य कथन कहेंगे, आदर्श प्रश्न कहेंगे, या प्रस्तावना कहेंगे। तो दोस्तों, इसको देखो प्रस्तावना कहेंगे, क्योंकि जब शिक्षक जाएगा ना, क्लास के अंदर जाएगा, तो वो अपने जो छात्रों का पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को जोड़ेगा। ठीक है, तो उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर वो कुछ प्रश्न करेगा उनसे। ठीक है, 2 4 5 प्रश्न करके, और जो अंतिम प्रश्न करेगा वो समस्यात्मक प्रश्न उनका होगा। ठीक है, उस समस्यात्मक प्रश्न से वो अपने प्रकरण की शुरुआत करेगा। तो ये जो प्रस्तावना है, ये एक तो ध्यान को मतलब कि छात्रों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए, पाठ की तरफ ध्यान उनका खींचने के लिए। ठीक है, और दूसरी बात जो मतलब कि उनको उनके जो ज्ञान है, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ने के लिए इन कामों में काम आती है प्रस्तावना। ठीक है, तो ये कौशल है, प्रस्तावना कौशल, शिक्षा जब अपन क्लास में जाते हैं उस समय इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा।
अब देखिए 27 नंबर प्रश्न देखो, भावात्मक पक्ष का संबंध किससे है। देखो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों पक्ष बताए तो किसने, ब्लूम साहब ने, ठीक है। लेकिन जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसकी व्याख्या तो किसने दी, ब्लूम साहब ने। और उसके बाद जो अगले पक्ष आए भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष, इनकी व्याख्या है ना और भी मनोवैज्ञानिकों ने की है, ठीक है। तो उनके साथ में इनके ऊपर मतलब कि जो काम किया है वो काम के देखो भावात्मक पक्ष है ना, भावात्मक पक्ष के ऊपर किसने काम किया है, कर्थवाल ने, मसीहा ने और ब्लूम ने, तीनों ने काम किया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भावात्मक पक्ष जो दिया था, भावात्मक पक्ष 1964 के अंदर दिया गया था, ठीक है। कर्थवाल और मसीहा और ब्लूम, ये तीनों इसके वो हो जाएंगे, इससे संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। तो 27 नंबर प्रश्न हो गया अपना। अब देखो 28 नंबर प्रश्न देखो। एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुक जाओ। 28 नंबर प्रश्न देखो, सूक्ष्म शिक्षण से क्या अभिप्राय है। देखो सूक्ष्म शिक्षण एक आप सबने की होगी, ऐसी कोई भी नहीं है जो मतलब कि भाई ऐसा होगा कोई दुफल से करके आओगे, वो बात एक अलग है, लेकिन सबने की होगी। माइक्रो टीचिंग वगैरह तो सब जानते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सूक्ष्म शिक्षण से क्या अभिप्राय है। सूक्ष्म शिक्षण है ना जो एक मतलब कि जो छात्र शिक्षक होता है ना, जब अपन B.Ed STC वगैरह के टाइम में अपन करते हैं, माइक्रो टीचिंग जो करवाई जाती है, उसमें जो अध्यापन कौशल है ना उनको विकसित किया जाता है, ठीक है। मतलब कि एक शिक्षक छात्र अध्यापक के अंदर मतलब क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को उन एक सूक्ष्म शिक्षण जो विधि है इसके माध्यम से सुधारा जाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया, अब देखो इसमें सूक्ष्म शिक्षण से क्या अभिप्राय है। विषय की सूक्ष्म अवधारणा को समझना, विषय की सूक्ष्म अवधारणाओं को समझाना, सूक्ष्म स्तर पर अध्यापन करना, अवधारणाओं तथा सिद्धांतों का विस्तृत विवरण देना, ठीक है। और विभिन्न अध्यापन कौशलों का विकास करना। तो इसका देखो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि अध्यापन कौशलों को इनके द्वारा विकसित किया जाता है, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से। अब देखो सूक्ष्म शिक्षण विधि किस विकास किसने किया, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास देखो तो इसका ये हो जाएगा डिवाइड WLN हो जाएगा इसका, ठीक है। ये तो वैसे फैक्ट वाले प्रश्न है तो इनको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 देखो, सूक्ष्म शिक्षण की अवधि कितनी होती है। देखो वैसे तो कई किताबों में थोड़ा गलत भी दे रखा है, लेकिन एज पर NCERT के अनुसार अगर अपन देखें तो उसमें 36 मिनट दे रखा है, ठीक है। तो 36 मिनट का टाइम है, प्रत्येक जो है ना स्तर उनका 6-6 मिनट का टाइम है, 6 स्तर है, ठीक है। तो उनका 6 चरण के अनुसार भाई 6 छंगा 36 हो गए, ठीक है। इस प्रकार 36 मिनट हो जाएंगे उसके, ठीक है। और पहला जो चरण है वो प्रतिपुष्टि, दूसरा क्या हो जाएगा वो अपनी प्रस्तुतिकरण करेगा, और तीसरा क्या हो जाएगा ये फीडबैक मिलेगी, ठीक है। तो तीसरा ही हो जाएगा। अब देखिए प्रत्यास्मरण नामक क्रिया का संबंध ब्लूम के किस स्तर से है। देखिए एक बार वो पिछले प्रश्नों के आधार पर ये प्रश्न भी, प्रत्यास्मरण नामक क्रिया मैंने पहले ही बताई थी उस प्रश्न में, ठीक है। तो प्रत्यास्मरण का संबंध हो जाएगा ज्ञान से। प्रत्यास्मरण का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो हो जाएगा रिकॉल, ठीक है। यानी कि जो अपनी जो ज्ञान है ना, एक मस्तिष्क के अंदर जो संचित ज्ञान है उस ज्ञान को मतलब वापस रिकॉल करना उसको। जैसे मान ले कि कोई किसी ने पूछा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो अपन उसके बारे में क्या करेंगे कि एकदम से अपने फैक्ट याद आएगा कि नरेंद्र मोदी, तो वो एक अपना जो संचित ज्ञान है वो बाहर निकल कर आएगा। तो वो ये क्या कहलाएगा, प्रत्यास्मरण कहलाएगा। अपना स्मरण करके उस चीज़ को अपन बता रहे हैं, ठीक है। तो ये ज्ञान से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक सेकंड रुको, 32 है, सॉरी 32 है भाई। देखो निम्न में से मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। देखो अब मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन, ठीक है। तो देखो इसमें से ये हो जाएगा आंसर नंबर इसका 32 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि बाकी देखो पहले शिक्षक उद्देश्य निर्धारित करेगा, फिर उसके बाद में अधिगम अनुभव प्रदान करेगा, फिर लास्ट में मूल्यांकन करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो इसमें 33 नंबर प्रश्न में विभाजन, तुलना, आलोचना इत्यादि क्रियाएं BS ब्लूम के संज्ञानात्मक उद्देश्य के किस स्तर से संबंधित है।
ठीक है। अब देखो कोई भी मतलब कि भाई जैसे एक आपको मैंने एक बुक दे दी मैंने आपको कि इसमें क्या क्या मतलब कि कमियां हैं, क्या इनमें हर चीज़ को आपने उसकी एक नॉलेज चेक करके और फिर आपको बताना है। तो उसमें से देखा आप उसमें अलग अलग उसका विभाजन करोगे, इसमें ये इकाई सही दे रखी है, इसमें ये मतलब उनका दूसरी बुकों के साथ तुलना करके, ठीक है, फिर उनकी कमियों को अपन बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं किस में आ जाएंगी, ये विश्लेषण के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये भी बीएस ब्लूम की जो संज्ञानात्मक स्तर है, संज्ञानात्मक उद्देश्य का विश्लेषण स्तर है। ठीक है, उसमें 6 स्तर है, 6 स्तर बताए गए हैं इसमें। ठीक है, तो आप एक बार अपनी जो रेफरेंस बुक उनमें भी देखिए इसको। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपना 34 नंबर। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, तो ये होता है योजना बनाना। ठीक है, पहले योजना बनाएगा, फिर उसका क्या करेगा प्रस्तुतिकरण या शिक्षण करवाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेगा, उसको फीडबैक मिलेगी, प्रतिपुष्टि मिलेगी। तो इसका प्रथम चरण क्या हो जाएगा, योजना बनाना। ठीक है, और देखो अब 35 नंबर प्रश्न देखो, शिक्षार्थी की स्वायत्तता किस की विशेषता है। अब देखो इनमें से जो शिक्षा प्रणाली है उनकी वो बात दे रखी है, तो इनमें देखिए किस प्रणाली की विशेषता नहीं है स्वायत्तता। स्वायत्तता शब्द से अभिप्राय है कि मतलब कि उनको फ्रीडम या आज़ादी दी जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता हो जाएगी, जो डीवी के द्वारा जो प्रतिपादित है ना प्रगतिशील शिक्षा, उससे संबंधित है ये। ठीक है, तो इसमें पूर्णतः मतलब कि उसको आज़ादी दी जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए एक बार 36 नंबर प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो देखिए अवबोध स्तर, स्मृति स्तर और प्रावर्ती स्तर, दूरवर्ती स्तर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। प्रावर्ती स्तर का मतलब होता है रिफ्लेक्टिव लेवल या चिंतन स्तर। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ये हिंदी में ट्रांसलेशन थोड़ा सा टफ दे रखा है, तो बाकी आप देख लीजिए उसमें हिंदी या इंग्लिश दोनों में वर्जन में आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। अब देखिए इनमें से जो मनोवैज्ञानिक वगैरह दे रखे हैं इनका नाम दे रखा है, इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है आपको बताना है। डीएसएसबी में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। डेविड हारूम संबंधित नहीं है, बाकी बुश है, एचिसन है, डब्ल्यू एलन है, ये सारे इससे संबंधित हैं। ठीक है, अब देखिए 38 नंबर प्रश्न देखिए, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने की किस आयाम को उजागर करते हैं। तो देखिए एक बार, भाषा निर्देशित अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। ठीक है, तो आप एक बार चिंतन करके इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और फिर इस पर चिंतन कीजिए। ठीक है, आपका आंसर गलत नहीं होगा, वैसे क्वेश्चन गलत होने वाला है नहीं। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न देखो 39 नंबर प्रश्न, यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है, ठीक है, तो यह प्रदर्शित करता है एक शिक्षार्थी की असफलता, मतलब शिक्षार्थी खुद की असफलता प्रकट कर रहा है, या कक्षा की असफलता प्रकट कर रहा है, या विद्यालय की असफलता प्रकट कर रहा है, या माता पिता की असफलता को प्रकट कर रहा है। तो इसमें हो जाएगा विद्यालय की, संपूर्ण जो विद्यालय है उस विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था की असफलता को प्रकट कर रहा है, ना कि एक शिक्षार्थी की असफलता को प्रकट कर रहा है ये बात। ठीक है, तो एक विद्यार्थी जब असफल होता है तो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था असफल होती है। ठीक है, यह बात हो जाती है। अब देखिए अगला प्रश्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र होता है। देखो अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में देख आपने बाल केंद्रित शिक्षा का जो सिद्धांत पढ़ा है, अब उसमें से आप एक बार ध्यान उसका करिए और फिर दोबारा से आंसर दीजिए इसका। देखो तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। छात्र को केंद्र में रखकर अपन जो भी काम करेंगे अपन छात्र को केंद्र में रखकर काम करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के जो प्रश्न थे अपन यही थे 40 नंबर प्रश्न तक, और जो ये शिक्षा के महत्व, शिक्षण में क्या अंतर है, शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर है। ठीक है, ब्लूम साहब की टैक्सोनॉमी और इन हर्बर्ट का जो ये पंचपदीय योजना, इन संबंधित जो प्रश्न थे वो हम लेकर आए। लगभग 40 प्रश्न इसमें से निकाले थे मैंने। ठीक है, अब आगे देखते हैं अब कौन सा चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और लाइक शेयर आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो। ठीक है, धन्यवाद।